हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि कैसे सीएसएस में सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन की जाए। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हमारे पास 600 मार्क्स के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और क्योंकि कंपलसरीज़ में तो वैसे नंबर नहीं आते, कंपलसरीज में तो जस्ट पास करना होता है, तो बस इस तरफ ही जाते हैं लोग कि बस पास हो जाएं कंपलसरीज में। जैसे आप अभी डिस्कस करते हैं शुरू में, जैसे ऐसे है या इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन है, इसमें 40 मार्क्स ही आते हैं, ज़्यादा भी आते हैं किसी के बट वो एक्सेप्शनल होते हैं। मतलब इसमें यही होता है, कोशिश यही होती है कि यार बस इसमें पास हो जाएं, 40 मार्क्स आ जाएं, ठीक है। और जो ऑप्शंस होते हैं वो ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्शन की जाए कि उसमें ही नंबर आने होते हैं, क्योंकि आपने अल्टीमेटली compete करना होता है, ना कि जस्ट पास करना है। ऑप्शन सब्जेक्ट्स भी इसलिए बड़े मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसको मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके बंदा इसको सिलेक्ट करे, और फिर ये वंस एट अ टाइम होता है। आप एक दफ़ा बस जब अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको उस पर जाना होता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए 15, मेरा मेरा मानना ये है कि 10 से 15 दिन लेने चाहिए। उसमें ये है कि आप पास पेपर देखें, ठीक है, उसके बाद आप जो है ना वो सिलेबस देखें और फिर उसको कंपैरिजन करें, फिर ओवरलैपिंग भी देखते हैं, लोग देखनी चाहिए वैसे, क्योंकि टाइम कम होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता भी जाऊंगा इसमें, और मेरे ख्याल से बहुत ही यूज़फुल रहेगा ये जो लेक्चर है आपके लिए, इंशाल्लाह एट द एंड। तो स्टार्ट करते हैं कंपलसरी से। जैसे आपको मालूम है, अगर नहीं भी पता तो ये होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे का 100 मार्क्स का होता है, प्रेसी का भी 100 मार्क्स का होता है। अच्छा, ऐसे और प्रेसी जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ना, उसमें आपको 40 मार्क्स लाजमी लेने होते हैं। मतलब ये कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 40 मार्क्स, ठीक है। 40 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। पास होने के लिए, पास होने के लिए यहाँ पे आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं कंपलसरीज में, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शंस हैं उसमें 33 चाहिए होते हैं पास होने के लिए 100 में से। लेकिन ऑप्शंस में तो वैसे ही नंबर लेने की गेम होती है, तो उसमें ये मैटर नहीं करता। हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन है, ऐसे है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जो सेक्शन है ना, इसमें चलें पहले इस्लामियात को डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये 3 सब्जेक्ट्स। इस्लामियात भी 100 मार्क्स का होता है, और 100 में से 40 अबव आपको लेने होते हैं। अच्छा, ये उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। आप चाहें तो उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि क्योंकि मैंने ये अटैम्प्ट दी है 2021 की, तो आपको इंग्लिश की तरफ ही जाना चाहिए। क्योंकि उर्दू ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात उर्दू इंसान इसलिए लेता है कि हम जो है ना वो डीपली लिख सकेंगे चीज़ों को और इस तरह। लेकिन उर्दू की चेकिंग आई थिंक हार्ड होती है, जैसा कि मुझे, मतलब मैंने जिन सीनियर से वो की है, चेकिंग थोड़ी सी हार्ड होती है उर्दू में। आपकी मिस्टेक्स उल्टा ज़्यादा हो जाती हैं, आपको चीज़ें याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप बाकी सब्जेक्ट सारे इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं और फिर इस्लामियात को उर्दू में रख लेते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इंग्लिश की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप रखें। और नॉन मुस्लिम्स के लिए जो है वो दूसरा एक होती है, एथिक्स वगैरह होता है कोई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ना हमारे, वो, हाँ जी, कि ये मैं डिस्कस करना चाह रहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप गुड थिंग जो मैंने लिखी हुई है ना, इसको थोड़ा सा रीड करें, लाजमी खुद भी रीड करें, और मैं आपको रीड करके बताता हूँ। ये ठीक है, ये गुड थिंग। ये कैसे है कि द 3 पेपर्स ऑफ जनरल नॉलेज GK1, GK2 एंड GK3। इसका मतलब ये होता है कि मैं आम आम अल्फाज में आपको बता दूं, इसमें ये होता है कि करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। करंट अफेयर्स में पाकिस्तान अफेयर्स भी आ जाता है। पाकिस्तान अफेयर्स इन अ सेंस कि पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं,
ठीक है। और उसके अलावा जैसे अभी नेशनल इंटीग्रेशन है या कोई भी इस तरह का टॉपिक जो है वो करंट अफेयर्स में वो भी आ सकता है, ठीक है। और पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में वर्ल्ड अफेयर्स भी आते हैं, जैसे कि अब तालिबान, ये जो अफगानिस्तान का इशू है, या अभी जो पैलेस्टीन और इसराइल का चल रहा है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये है कि वर्ल्ड में जितना भी अहम इश्यूज हैं पाकिस्तान से रिलेटेड या मुसलमानों से रिलेटेड, इस्लामोफोबिया है, ठीक है, कोविड है, तो इससे ये सारे क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं करंट अफेयर में, बल्कि आते हैं। मैं ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान अफेयर्स में भी आजकल करंट अफेयर जैसा ही पेपर होता है। मतलब हम पहले ये सोचते थे कि जो है ना वो हिस्ट्री में से आता है 50s से, मतलब जो प्री पार्टीशन है उसमें से ज़्यादा आता है, ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि प्री पार्टीशन में से हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर 6 क्वेश्चन जो बाकी हैं वो पोस्ट पार्टीशन से आते हैं, ठीक है। पोस्ट पार्टीशन में ये होता है कि फिर पोस्ट पार्टीशन से भी एक आध सवाल आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है, और फिर उसके बाद वो चला जाता है उधर जो आप करंटली इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, इसमें बताना ये चाह रहा था कि द 3 पेपर्स ऑफ जनरल नॉलेज, इसमें ये होता है कि आपको अगर 300 में से कंबाइंड आपके 120 मार्क्स हैं तो ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके पास होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सपोज आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जिसमें जनरल साइंस होती है और एबिलिटी वाला 40 मार्क्स का पोर्शन होता है, उस पर मैंने एबिलिटी वाला जो है उसका मैंने MCQs डिस्कस किए हैं, करंट अफेयर्स के MCQs डिस्कस किए हैं, और उनका मैं एक सीरीज़ भी बना रहा हूँ। जो एबिलिटी वाला सेक्शन है, मैथमेटिक्स पोर्शन है, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है तो मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी है कंपैरेटिवली सोशल साइंसेस के जैसे होते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको उस पर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि 100 मार्क्स होते हैं आपके एबिलिटी और जनरल साइंस में मिला के, ठीक है। तो अब अगर आपने 80 मार्क्स ले लिए 100 में से इस सब्जेक्ट में, ठीक है, फिर आपके अगर करंट अफेयर्स में 20 आ गए और पाकिस्तान अफेयर्स में 20 आ गए तो आपके 120 बनते हैं, ठीक है। अगर आपके 120 बनते हैं तो 120 आउट ऑफ 300, इसका मतलब है अगर तो आप तीनों में पास होंगे। तो इसमें यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप करंट अफेयर्स में भी फिर 40 लें, अगर आपके 120 मार्क्स पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल साइंस के मिला के बन रहे हैं तो, ठीक है। इससे एक इम्पैक्ट होता है कि वो पढ़ता है एग्जामिनर पे, और उसके अलावा इंटरव्यूज़ वगैरह में शायद बाद में पूछते हो कि आपके इतने कम नंबर क्यों हैं करंट अफेयर्स में, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये एक बात की बात है, लेकिन एक क्राइटेरिया जो उन्होंने सेट किया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो थे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में नॉर्मली क्वेश्चन नहीं करते लोग, क्योंकि ये तो करने ही करने होते हैं, तो इसके बारे में वैसे लोगों ने पहले से रिसर्च की होती है, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो है ये आपका ऑप्शनल्स, ठीक है। ऑप्शनल्स जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सारे ग्रुप्स डिस्कस करूंगा, मेनली जो ग्रुप्स हैं वो उन पे ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, ठीक है। अब देखें, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में सबसे पहला ग्रुप है जिसमें अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। अब यहाँ पे एक बड़ा बेनिफिट मिलता है उन लोगों को जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि आप यहाँ से 200 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन भी उठा सकते हैं, और नेक्स्ट जो ग्रुप है उसमें से आप फिजिक्स या मैथमेटिक्स में से भी कोई उठा सकते हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि स्टैटिस्टिक्स भी लोग उठा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह है कि मैं इन दोनों ग्रुप्स को ना कंबाइन करके बताता हूँ आपको कि कैसे इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड, सोशल साइंसेस। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है कि लोगों ने बैचलर्स किया होता है, मास्टर्स किया होता है पॉलिटिकल साइंस में, तो उनको तो लाजमी ऑप्ट करने चाहिए ये दो सब्जेक्ट। इसलिए लाजमी करने चाहिए कि जो CSS है उसमें आपने मार्क्स लेने हैं, तो आपका अगर बैकग्राउंड है पहले से बैचलर्स में, जैसे मेरा मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो मैंने फिजिक्स ऑप्ट की है, ठीक है, और ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि इसमें फिर मार्क्स आने के चांस होते हैं। अल्टीमेटली ऑप्शनल, मैं पहले जैसे बताया, ऑप्शनल्स ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना जिसमें आपने नंबर लेने होते हैं 600 जो होते हैं ना, 600 मार्क्स। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए यार, आप ना इसमें 450 से भी अबव, ये भी 450 मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 450 500 तक आपका होना चाहिए टारगेट केस में हम लें, उससे भी शायद ज़्यादा। तो खासकर पंजाब वाले फिर बाद में एंड में वो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि फिर एक एक नंबर जो होता है ना वो आपको 33 पोजीशंस पीछे धकेल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं यही कहूँगा कि आपको ये करना चाहिए,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की है तो उसको फिजिक्स की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर इन केस वो फिजिक्स की तरफ नहीं जाना चाहता तो पहले ग्रुप में से पहले ग्रुप में से तो लाजमी एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ता है हर बंदे को, पहले में से या दूसरे में। देखिए पहले और दूसरे में से एक ही सब्जेक्ट लोग उठाते हैं ज्यादातर, मेजोरिटी, ठीक है। अब जिसका अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग का बैकग्राउंड होता है वो यही उठा लेते हैं, फिर वो अप्लाइड फिजिक्स इसकी तरफ, फिजिक्स वगैरह की तरफ वैसे नहीं जा सकते, केमिस्ट्री अप्लाइड, और दूसरे ग्रुप में फिर वो जा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उन्होंने अकाउंटेंसी वाला जो होता है वो नहीं उठा सकते ये वाले सब्जेक्ट। लेकिन पॉलिटिकल साइंस वो बंदे उठा सकते हैं, इंजीनियर उठा सकते हैं जिनका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, वो पॉलिटिकल साइंस उठा सकते हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशन भी उठा सकते हैं। तो पोल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन में से कोई एक उठा सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नंबर्स की बात करते हैं। लोग नंबर्स के लिए कहते हैं कि हमें क्या सोच के जो है ना वो सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी चाहिए। अकेडमीज में भी यही बताते हैं आपको कि बेटा आप जो है ना वो बस ये बैकग्राउंड देखें, ठीक है, बैकग्राउंड है देखें और इंटरेस्ट देखें, इस तरह की जो बातें होती हैं ना वो बस बातें ही होती हैं। मेरे ख्याल से आपको खुद अपने आप को देखना चाहिए कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन रहा है। अब जैसे मैं हूँ, मैंने फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस भी उठाई है, ठीक है। मैंने फिजिक्स के साथ ये पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स, मेरे तो 400 मार्क्स यहाँ से कवर हो गए थे। ये लग रहा, ठीक है। तो फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस मैंने ये दो सब्जेक्ट उठा लिए थे। अब मेरे 400 मार्क्स यहाँ से हो गए, तो फिर बस मुझे दो और सब्जेक्ट चाहिए थे 100 मार्क्स के नेक्स्ट ग्रुप्स में से। तो ये बड़ी आसान सी हो जाती है उसके। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो पॉलिटिकल साइंस का है वो आपको होता है पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में और करंट अफेयर्स के पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके अलावा और ओवरलैपिंग भी है सिलेबस की, ठीक है। फिर इसके लिए ये भी होता है कि फिजिक्स के साथ लोग इंटरनेशनल रिलेशन रख लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस अगर किसी का बैकग्राउंड इंटरनेशनल रिलेशंस का नहीं है, ठीक है, और वो इन दोनों सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज है, तो मैं उसको यही मशवरा दूंगा कि वो पॉलिटिकल साइंस उठाए। उसकी वजह ये है कि पॉलिटिकल साइंस का एक तो डिफाइंड जो है ना वो सिलेबस है, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो डिफाइंड नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, बैचलर्स इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं है, तब बात कर रहा हूँ। अगर आपने तब किसी और उसमें से हैं डिपार्टमेंट से, तो फिर आप पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन सोच रहे हैं, तो तब मैं ये मशवरा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सब्जेक्ट एक तो बहुत ज़्यादा वो है, मतलब इसका जो बाउंड्रीज के अंदर है इसका जो सिलेबस है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ना ये आपको बेनिफिट करता है किसमें, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन भी बेनिफिट करता है लेकिन उससे ज़्यादा ये करता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की टेक्निक आ जाती है इसमें, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे बड़ी बात इन दोनों सब्जेक्ट्स में, जो तीसरी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये आपको बेनिफिट करता है कि इस लिहाज से कि इसका कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे इसका बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको गूगल को छानबीन करके डेली बेसिस पे वो करना पड़ता है खुद। मुख्तलिफ आर्टिकल्स आपको परचेज भी करते हैं लोग, ठीक है, अच्छे आर्टिकल्स इंटरनेशनल रिलेशन, फिर सारे न्यूज़पेपर्स फाइंडिंग ये वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे ख्याल से इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाएं, ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप है उसमें अगर किसी का केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है तो केमिस्ट्री भी रख सकता है, मैथमेटिक्स का है, लोग मैथमेटिक्स भी रखते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अच्छा इस तरह है कि अगर आपने 100 मार्क्स का रखना है दूसरे ग्रुप में, तो दूसरे ग्रुप में आप 100 का नहीं रख सकते। अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो आपको प्योर मैथमेटिक्स साथ लेनी पड़ेगी या स्टैटिस्टिक्स लेनी पड़ेगी, कोई 100 का एक और भी लेना पड़ेगा अंदर इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचें यार एक 100 वाला है तो इस ग्रुप में तो आप एक ही चूज कर लेंगे, नहीं। ये पहले दो ग्रुप्स की ये खूबसूरती है कि आपको इसमें से 200 का ही लेना पड़ेगा सब्जेक्ट, ठीक हो गया। ये दो ग्रुप्स इजीली डिस्कस हो गया मेरे ख्याल से। ये मैंने क्लियर कर दिया है कि एक तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जो बहुत ज़्यादा बच्चे ऑप्ट करते हैं। अच्छा हाँ, ऊपर वाले ग्रुप में ये कंप्यूटर साइंस जिनका होता है वो भी ऑप्ट करते हैं और कंप्यूटर साइंस में अच्छे नंबर आए हैं, लास्ट ईयर आए हैं, उससे पिछले ईयर भी आए हैं, तो कंप्यूटर साइंस में भी अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन अगर किसी का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है तब वो ऑप्ट करे, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने तो कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी कुछ लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, तो ये बहुत टफ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी वगैरह का अगर किसी का बैकग्राउंड तो वो इस तरफ चला जाए,
ठीक है। जियोलॉजी लोग रखते हैं, ठीक है, वो भी है, और स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की ब्रांच है तो इसमें भी लोग आते हैं। तो पहले जो 2 ग्रुप्स हैं, इसमें अगर दोबारा एक दफ़ा मैं बता दूं, इसमें अगर कोई आना चाहता है, इसमें से कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहता है, तो इंजीनियर्स में से ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को मैं प्रेफर करूंगा फिज़िक्स, और बाकी अगर कोई केमिकल और सिविल वगैरह है तो वो फिर ना ऑप्ट करें फिज़िक्स, वो फिर इसमें से फर्स्ट ग्रुप में से कोई पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन रख लें। और इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस में अगर कोई मेरी राय मांगेगा या मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाए, क्योंकि दोनों इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिकल साइंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बेनिफिट भी करती है पाकिस्तान अफेयर्स में आपको आगे। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा ग्रुप है। ग्रुप 3। अब इसमें अब ग्रुप 3 से ऑनवर्ड 7 तक 48 सब्जेक्ट्स हैं मेरे ख्याल से ये ऑप्शनल्स। ठीक है, तो इसमें से आप अभी कोई किसी हर ग्रुप में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उठा सकते हैं। ठीक है, अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो वही रखते हैं जिनका कॉमर्स वगैरह का, या फिर जो जिन्होंने ओ लेवल्स ए लेवल्स या उसमें पहले से ये पढ़ी है। ठीक है, या बीबीए वाले भी रख लेते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि अगर कोई इंजीनियरिंग, ये तो वैसे रख भी नहीं सकते ना आप। ठीक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए इंजीनियरिंग वालों के लिए पहला। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोग रखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज में से। अब इसमें एक चीज देखें कि टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, ये तो सिविल इंजीनियरिंग वाले शायद रख सकते हैं, उसके अलावा कोई ना रखें, ये थोड़ा सा अजीब सा सब्जेक्ट है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज में से मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से जो मेरी प्रेफरेंस है वो ये है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज। उसकी वजह ये है कि इसका जो सिलेबस है ना, एक तो वो उससे कम है, दूसरा ये है कि इसमें मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। मैंने जितनी भी 5 साल वो पीछे वो एवरेज निकाली है, रिकॉर्ड्स निकाले हैं। ठीक है, तो इसमें ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की निस्बत अच्छे नंबर आते हैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज में से। अगर इस ग्रुप में से किसी ने ऑप्ट करना है तो वो अगर किसी ऐसे बैकग्राउंड से है कि जिसमें बीबीए वगैरह है, तो वो तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ही जाए तो बेहतर है। ठीक है, देखिए मैं बताने का मकसद आपको ये है कि सबसे पहले जो चीज़ है आपने देखनी है ना, वो आपने देखनी है कि आपका बैकग्राउंड का कोई सब्जेक्ट है इन ग्रुप्स में। देखिए उसको लाजमी ऑप्ट करें। नॉर्मली लोगों से आपने ये कहते हुए सुना होगा, यार उसने मास्टर किया हुआ था और वो फेल हो गया फिजिक्स में, या मास्टर किया हुआ था और वो जो है ना वो इंटरनेशनल रिलेशन में जो है ना वो उसके अच्छे नंबर नहीं आए और वो उसकी फिर एलोकेशन रह गई, और इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। ठीक है, लेकिन मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। उसकी वजह ये है कि जब आपकी बेसिक्स अच्छी हैं किसी सब्जेक्ट में तो आपको थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है, और फिर आप मतलब ऐसे ना सोचे ना कि यार बस सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लिए बस फिर इंशाल्लाह इसको आखिरी दिन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है ना। आप उसको उतना ही तवज्जो दें जितना देनी चाहिए, और उल्टा आप उसको ज्यादा पढ़ें। उसकी वजह ये कि वो आपको अच्छे नंबर दे सकता है, आपकी बेसिक्स पहले से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो बताने का मकसद सिर्फ यही है कि वन सब्जेक्ट कैरिंग 100 मार्क्स। ठीक है, इस ग्रुप में आपको गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज पे जाना चाहिए अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन नहीं है उन लोगों के पास जिनका बैकग्राउंड नहीं है, जिनका बैकग्राउंड है, सॉरी। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसीज में, अच्छा ये सारी बातें मैं वो बता रहा हूँ जो एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है, देखिए मैंने पिछले 1 साल से मैंने जितने भी सीनियर से एकेडमीज में मैं गया हूँ अपनी इवेल्युएशन के लिए, ठीक है, जितने भी लोगों से मैंने चीज़ें पूछी वो सारी वो बता रहा हूँ जो 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 रिकमेंडेड होती हैं। और आप किसी भी एकेडमी का जो फ्री सेशन होता है वो आप लेके देखें, आपको यही इसी तरह से वो सब्जेक्ट गाइडेंस देंगे, और वो थोड़ा सा अपना फिर एडवर्टाइज भी करते रहते हैं एकेडमी का, नहीं जो हम आपको दिला रहे हैं। देखिए आपने एकेडमी ज्वाइन करनी है तो आप कभी भी उनकी ये बात ना माने कि हम जो है ना वो ठीक है जी जैसे आप कहेंगे हम वही सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेंगे। नहीं, आपको अपना जो है ना वो जो है ना वो होमवर्क करना चाहिए, आपको खुद देखना चाहिए। मैं ये रिकमेंड करूंगा, मैंने आपको शुरू में बताया 10 से 15 दिन आप ज़रूर लगाएं इस चीज़ पे, आप सब कुछ इवेलुएट करें, क्योंकि ये वंस एट अ टाइम होता है, आपको बाद में चेंज नहीं करनी चाहिए सब्जेक्ट, इससे नुकसान होता है। बेनिफिट होता है, लोगों को बेनिफिट हुआ है, कुछ लोगों को, लेकिन ज़्यादा को नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ग्रुप 4 में देखें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक, ये तो ऐसा सब्जेक्ट है कि हर कोई कहता है जैसे घर का सब्जेक्ट है हमारे। ठीक है,
ऐसा नहीं है, ये वो हिस्ट्री नहीं है जो आप एफएससी ओ लेवल्स में या ए लेवल्स में जब या से पहले जो 8वीं 10वीं में जिसमें पढ़ते आए हैं, ये वो नहीं है हिस्ट्री। ठीक है, पहले सबसे पहली बात। दूसरी बात है, इसमें मार्क्स नहीं आते। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि ये इसका जो सिलेबस है वो 60% तक ओवरलैप करता है पाकिस्तान अफेयर्स के साथ। ठीक है, अगर पाकिस्तान अफेयर्स अगर ये आप पढ़ते हैं तो पाकिस्तान अफेयर भी आपको बेनिफिट देता है। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो है ना वो आप ये ना लें। हिस्ट्रीज में से उठाना है ना तो बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, आपको बहुत अच्छी आती है तो ठीक है इस तरफ जाएं, लेकिन मैं इसकी तरफ नहीं जाऊँगा। वैसे बता देता हूँ कि ये जो है ना वो इंटरेस्टिंग ज़रूर है। आप देखिए ना, हिस्ट्री जब भी आप पढ़ते हैं पाकिस्तान इंडिया की तो आपको इंटरेस्टिंग सा लगता है, खासकर वो जिनको वाकई हिस्ट्री में, वो बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है कि हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है, अदरवाइज मेरे ख्याल से इसकी तरफ ना जाए। इस्लामिक हिस्ट्री और कल्चर ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, वो सॉरी वाइड है, मतलब बहुत आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पहले तक से शुरू करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद 2021 तक इस्लामोफोबिया तक आपको हर चीज़ आनी चाहिए इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर में। ठीक है, कल्चर हिस्ट्री सब कुछ। ठीक है, ये भी मैं इसको भी मैं जो है ना वो ख़ास रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको इंडिविजुअल मेहनत करनी पड़ेगी। और देखें सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन में एक चीज़ देखें कि सिलेबस, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको लेंथीनेस भी देखनी है कि भी यार ये सब्जेक्ट लेंथ में कितना कितना है, कितना सिलेबस वगैरह कवर कर रहा है, सिलेबस इसका कितना है, कितना कम है या ज़्यादा है। ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो ब्रिटिश हिस्ट्री इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, और मतलब ये कि मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में ख़ास कोई क्वेश्चन भी नहीं किया था किसी से भी, तो इस पे ना ही जाए। यूरोपियन हिस्ट्री है। ठीक है, अब यूरोपियन हिस्ट्री और यूएसए ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में नॉर्मली लोग सवाल करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अगर आपने रखना है ना, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको यूरोपियन हिस्ट्री रखनी चाहिए। देखें इसमें यह है कि थोड़ा सा ये इसका सिलेबस जो है वो लेंथी है। यूएसए की हिस्ट्री बहुत शॉर्ट है। ठीक है, और आप जल्दी प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन इशू ये है कि हिस्ट्री ऑफ यूएसए बहुत ज़्यादा लोग रखने लग गए हैं। ठीक है, तो ये हिट हो जाती है। अब जैसे ये 2018 में हिट हुई है, ठीक है, मेरे ख्याल से 2019 में भी शायद हुई है, या पता नहीं 2020 में, तो ये हिट हो जाता है सब्जेक्ट। यूरोपियन हिस्ट्री हिट नहीं होता इसमें। अगर यूरोपियन हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ ली, देखें आप कोई भी हिस्ट्री रखते हैं आपको पढ़ना तो है, तो यूरोपियन हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैंने इसके बारे में क्वेश्चंस भी किए थे, मेरा खुद अपना भी मूड था, लेकिन मेरे क्योंकि पूरे हो गए थे तो सब्जेक्ट्स, तो फिर मैं इसकी तरफ नहीं गया। वरना हिस्ट्रीज में यूरोपियन हिस्ट्री बेस्ट है। यूएस हिस्ट्री छोटी है लेकिन हिट हो जाती है, इसमें नंबर नहीं आते, लोग बहुत अच्छा पेपर करके आते हैं फिर भी नंबर नहीं आते, आपने नंबर लेने हैं। तो यूरोपियन हिस्ट्री आप अगर तैयार कर लें अच्छे से, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप यूरोपियन हिस्ट्री की तरफ जाएं। ठीक है, और इसमें मैंने मैंने जिन जिन लोगों ने, जो हमारे एक टीचर भी थे जो जिन्होंने ये यूरोपियन हिस्ट्री ऑप्ट की थी, और वो मतलब वो मुझे कह रहे थे कि 79-80 तो आराम से आ जाते हैं अगर आपका पेपर अच्छे से तैयार होता है। देखें तैयारी तो आप हर सब्जेक्ट की करके जाते हैं, लेकिन नंबर नहीं आते। मैं ये बता रहा हूँ कि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें नंबर आते हैं, बस ये याद रखें। मेरा ये सारा बनाने, ये लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ आपको वो बताऊं, वो सब्जेक्ट्स बताऊं जिनमें नंबर लाजमी आते हैं, अगर आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हैं। अब ऐसा है कि आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ के ही ना जाएं और फिर कहें यार नंबर नहीं आए, तो ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो यूरोपियन हिस्ट्री मैं रिकमेंड करूंगा, यूरोपियन हिस्ट्री आप ऑप्ट करें यूएसए हिस्ट्री की निस्बत, क्योंकि वो हिट हो रही है यूएसए और बहुत ज़्यादा लोग उठाते हैं। जब भी कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लोग उठाते हैं तो वो उसी ईयर हिट हो जाता है। अब लास्ट ईयर क्रिमिनोलॉजी हिट हुआ है ना 2020 में, तो क्रिमिनोलॉजी क्या वजह थी, यही है क्रिमिनोलॉजी सब उठाने लग गए हैं, तो फिर उन्होंने फिर कहा कि चलो भाई इनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करें, ये क्या हो रहा है, मतलब ये थोड़ा सा इधर उधर हों और किसी और सब्जेक्ट की तरफ जाएं। तो अभी 2021 का रिजल्ट आया, देखें इंशाल्लाह क्या होता है। तो ये हो गया ग्रुप 4। ठीक है, इसमें से मैंने आपको अपनी रिकमेंडेशन भी बता दी है, बाकी आपके अपना होमवर्क है। मैं तो जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एक पाथ बता रहा हूँ कि जो आपको मेरे ख्याल से हो सकता है कि गाइड करे। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ छोटी सी। 1 सब्जेक्ट कैरिंग 100 मार्क्स, ये हो गया ग्रुप 5 आपका। अच्छा, ग्रुप 5 में से इन्वायरमेंटल साइंस
जेंडर स्टडीज़ ये लोग उठाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री मैंने नहीं सुना, जिसका बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर का तो वो उठा ले, मास्टर्स बैचलर्स है जिसका, ठीक है। उसके बाद बॉटनी है, ये बायोलॉजी से कोई रिलेटेड है, जोलॉजी भी उसी से रिलेटेड अगर किसी का बैकग्राउंड है, मतलब बैकग्राउंड का मतलब ये है कि अगर किसी का बैचलर्स है एटलीस्ट इन सब्जेक्ट्स में तो वो फिर इस तरफ जाए। 100 मार्क्स का है, कोई बात नहीं, आपको नंबर देगा अगर आप अच्छा सा पेपर। और वैसे भी ये लोग बहुत कम लोग उठाते हैं बॉटनी, जोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, तो इस वजह से अगर आपका बैकग्राउंड है तो ज़रूर उठाएं, ठीक है। लिटरेचर में से ना ही जाएँ तो बेहतर है। देखें इंग्लिश लिटरेचर जो है ना वो तो भाई ऊपर वाला, आप हम ऐसे ऐसे फेल कर देते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम भी, मैं कहने का मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे फेल कर देते हैं, तो लिटरेचर ना जाएं, उर्दू में भी ना जाएं। आपकी बहुत अच्छी उर्दू है, देखें पहले शुरू में मेरी राइटिंग अच्छी है उर्दू की, मेरी उर्दू भी अच्छी है, मैंने ओ लेवल्स ए लेवल्स दोनों में ए स्कोर किया है, ए ग्रेड लिया था। ए लेवल्स में मैंने अपने इंटरेस्ट की वजह से उर्दू रखी थी, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि जब मैं बहुत ज़्यादा मैंने पूछने के बाद फिर मुझे किसी बंदे ने मुझे ये नहीं कहा कि उर्दू उठा लो, जिस बंदे से मैंने पूछा उसने कहा नहीं नहीं लो, ठीक है। तो उर्दू लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। बाकी सबका बैकग्राउंड, हाँ इन्वायरमेंटल साइंस और इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस और जेंडर स्टडीज, जेंडर स्टडीज में ये होता है कि आपको पेपर करते हुए पूरी औरत बनना पड़ता है, ठीक है। आप कोई भी ऐसी चीज ना लिखें जो औरत के शान में जो है ना गुस्ताखी करें, ठीक है। इसीलिए जेंडर स्टडीज तो अगर आपका इंटरेस्ट है आप, हाँ इसका बेनिफिट बताता हूँ आपको जेंडर स्टडीज का। हर साल ऐसे में एक ऐसे वुमन पे आ जाता है, कभी वुमन एम्पावरमेंट पे, कभी वुमन से कोई किसी भी से रिलेटेड। पाकिस्तान में इश्यूज भी चल रहे हैं वो जो है ना वो इस तरह के, आपको पता है, ठीक है। तो जेंडर स्टडीज का बेनिफिट ये है कि इसमें से ऐसे भी आ सकता है, आपके पास कंटेंट अगर अच्छा अवेलेबल होगा, आपको कंटेंट तैयार होगा तो आप इजीली वहां पे बैठे बैठे आउटलाइन बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जेंडर स्टडीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जरूर उठाएं अगर आपको अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट तो, क्योंकि इसमें कोई बैकग्राउंड वाली चीज़ है नहीं, या अगर कोई है इस तरह से रिलेटेड कोई फील्ड जिसमें जेंडर स्टडीज से रिलेटेड पढ़ाते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये है कि आपको जेंडर स्टडीज में खुश करना होता है एग्जामिनर को, आप हर वो तारीफें ही करेंगे बस सारी औरतों की, ठीक है। इस तरह अपना सारा एनालिसिस जो है ना वो तारीफों पे जाके रोक दें, ठीक है, इस तरह करना होता है। और इन्वायरमेंटल साइंसेज जो है वो ये है कि ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये जो आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी सब्जेक्ट है ना, कंपल्सरी सब्जेक्ट, उसको बड़ा ओवरलैप करता है ये इन्वायरमेंटल साइंस। और इन्वायरमेंटल साइंस एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन एक बात बता दूं, जिनका रटा अच्छा है ना तो वो इन्वायरमेंटल साइंस की तरफ जाए। अच्छा, वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में मैं एक चीज़ और बताना भूल गया हूँ कि पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा रट्टा टाइप है, और जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो रट्टा नहीं है, वो जो है ना आपको उसमें जो है ना आपका कॉन्सेप्ट्स हों तो आप खुद एनालिसिस और बिल्डिंग करना, देखिए वो सारा ये है करंट अफेयर्स पे होता है ना, आप इंटरनेशनल रिलेशंस में उसका उससे क्या रिलेशन है, फॉरेन पॉलिसीज होती हैं ये वो, ठीक है। तो वापस आते हैं अब इन्वायरमेंटल साइंस और जेंडर स्टडीज में से अगर बैकग्राउंड आपका है या नहीं है तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छी बात है, इन्वायरमेंटल साइंस का होता है लोगों का बैकग्राउंड, लेकिन अगर नहीं भी है तो फिर भी इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्ट किया जा सकता है, इस ग्रुप में से बहुत अच्छी चॉइस है, ठीक है। बाकी ये जो चार हैं मैं इनमें से कोई आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं इन पे ना ऐसे क्रॉस करता हूँ, ठीक है। पहले दो ही हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जेंडर स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंस है। जेंडर स्टडीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है, उसमें नहा मार्क्स के लिहाज से बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए इन्वायरमेंटल साइंस में भी नंबर आते हैं और जेंडर स्टडीज़ में भी आते हैं, लेकिन जेंडर स्टडीज़ में इन्वायरमेंटल साइंस की नस्बत ज़्यादा नंबर आते हैं, लेकिन आपको अच्छा पेपर करना पड़ेगा। हाँ जेंडर स्टडीज़ भी हिट हुई है एक आध दफ़ा, ठीक है, तो हिट भी हो जाती है जेंडर स्टडीज़ को, बहुत ज़्यादा बच्चे ऑप्ट करते थे क्रिमिनोलॉजी की तरह, यूएस हिस्ट्री की तरह। जब मैं एक बात बता दी, जब बहुत ज़्यादा बच्चे ऑप्ट करने लग जाते हैं तो वो हिट हो जाता है सब्जेक्ट। तो जब तो जेंडर स्टडीज़ में ये है कि यार सबसे पहली बात ये है कि आपका अपना इंटरेस्ट है, अपनी प्रिपरेशन है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाएं। मुझे याद है आतिफ अमीर, आपने भी सुना होगा उसके उनके बारे में, वो जो सेकंड आए हैं 2018 में, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने उनको 2017 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और वो तैयार थे, मतलब 80% की तैयारी थी, फिर भी उन्होंने 2017 की अटेम्प्ट नहीं दी, 2018 की दी है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि भाई मैं 100% कंप्लीट करूं तैयारी,
आप अगर 100% कंप्लीट तैयारी के साथ जाते हैं तो फिर आपको कोई ये नहीं कह सकता। हाँ, और एक और बात बताऊं, 2018 में पाकिस्तान अफेयर्स में जो एवरेज मार्क्स थे ना वो बिलो 30 थे, 26 थे मेरे ख्याल से, 26 एवरेज थे, लेकिन उस बंदे के 55 53 पता नहीं 55 आए हैं पाकिस्तान अफेयर्स में। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वाकई बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, और यही बात उसने इंटरव्यू में कही। 2017 में उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसने पेपर नहीं दिए, फिर वो 2018 में चला गया, और वो परचेज कर करके पढ़ता था, ये जो ऑनलाइन जो है ना वो सोर्सेज से, ऑनलाइन सोर्सेज से वो परचेज कर करके पढ़ता था। उसकी मोटिवेशन लेवल तो देखें, तो इस तरह की मोटिवेशन लेवल चाहिए होती है बिल्कुल आपको, और अपनी माने अपनी सुने, बस थोड़ा सा ये है कि इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और बहुत सारे सोर्सेज हैं जो आपको जहाँ से मिल सकती है, यूट्यूब पे और भी बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन सिंपल सी बात ये है कि आपको खुद देखना है सब कुछ, ठीक है। जेंडर स्टडीज का मैंने बता दिया आपको, और इन्वायरमेंटल साइंस का भी बता दिया। इन दोनों में से आपका बैकग्राउंड है या नहीं, आप दोनों में से कोई ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, अच्छा, जनरल स्टडीज हो गया, और ग्रुप 6 देखिए, ग्रुप 6 ये है कि इसमें लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ है, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मर्केंटाइल लॉ है, क्रिमिनोलॉजी है। देखिए ये मर्केंटाइल लॉ जो है ना, ये भी लोग ऑप्ट करते हैं, इसके बारे में मुझे इतनी खास पता नहीं है, लेकिन यार सिंपल सी बात है, जिनका बैकग्राउंड है ना, तो वो तो आराम, वो तो उठा ही लें लॉ से, जिनका बैकग्राउंड है। बाकी जिनका नहीं है तो वो फिर पॉलिटिकल साइंस उठा रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तरफ जाएं। अगर इसमें से कुछ ऑप्ट करना है तो मेरा ये मशवरा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तरफ जाएं बस, इंटरनेशनल लॉ की तरफ ना जाएं, क्योंकि नंबर नहीं आते और फिर ये हिट भी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये तो मैं बैकग्राउंड से रिलेटेड भी बात कर रहा था, उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना वो है ये वाला, क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। देखिए क्रिमिनोलॉजी का सब सिलेबस जो है ना, वो मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट्स ऊपर तक दिखाए या नीचे जो 7th ग्रुप में भी आप उसमें देख लें, आप इसका सिलेबस उठा के, बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है। अगर आप टिक के बैठ के पढ़े ना तो ये 4 से 5 दिन का सिलेबस है बस, इससे ज़्यादा का नहीं है। उसके बाद आप रिवीजन करते रहें। लेकिन बात यह है कि 2020 में ही हिट हो गया था, हिट हुआ तो लोगों के नंबर नहीं है। ऐसे भी मैंने देखे हैं लोग जिनके बहुत अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर थे बाकी सब्जेक्ट्स में, लेकिन इसमें 32 31 से नंबर लेके वो फेल थे, 33 नहीं थे उनके टोटल। तो ये सी एस एस इज अनप्रिडिक्टेबल है, और इसमें पता नहीं चलता, लेकिन वही बात फिर से, आप प्रिपरेशन करके जाएं तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो क्रिमिनोलॉजी की तरफ, बैकग्राउंड है तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ या इंटरनेशनल लॉ में से कोई उठा लें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ का मुझे इतना आइडिया नहीं है यार, मैं क्योंकि हूँ इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड का, तो मैंने जितने भी अपने फेलोज को देखा था जो क्वेश्चंस करते थे इस पे, तो वो यही कहते थे टीचर्स के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की तरफ जाएं, पॉलिटिकल साइंस में भी हेल्प करता है, ठीक है। और हाँ, नीचे एक और सब्जेक्ट भी है जो मैं भूल गया था, वो ये है कि ये वो है ये आपका फिलॉसफी, फिलॉसफी या ऑब्वियसली जिसका बैकग्राउंड है वही इस तरफ जाए, और उसके अलावा इसको नहीं ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लास्ट ग्रुप है इसमें जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि ये जो है ना आप एक लेक्चर बनाएं इस पे, क्या नाम है, सब्जेक्ट सिलेक्शन पे, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। उन्होंने ये ऑप्ट किया जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसका बैकग्राउंड है वही इसकी तरफ जाए, उसके अलावा आपको इसको नहीं उठाना चाहिए। हाँ, इसमें नंबर बहुत अच्छे आते हैं, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन नंबर देते हैं, 100 मार्क्स का है। ऑब्वियसली ये जो 7th ग्रुप है ना, इसमें तकरीबन सारे ही सब्जेक्ट्स नंबर देते हैं आपको, खासकर लैंग्वेजेस, ठीक है। लैंग्वेजेस के अलावा ये जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन इसमें नंबर आते हैं। लोग पीएमएस में पीएमएस में हर सब्जेक्ट 200 नंबर का होता है, तो उसमें लोग ये उठाते हैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, ये बात याद रखें, ठीक है। तो ये आपको ऑप्ट करना चाहिए इन केस अगर आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। और उसके अलावा साइकोलॉजी अगर बैकग्राउंड है, जियोग्राफी बैकग्राउंड है, सोशियोलॉजी उठा सकते हैं। सोशियोलॉजी आप बगैर बैकग्राउंड के भी उठा सकते हैं,
लेकिन वही बात है कि सोशियोलॉजी से बेहतर है कि आप इस ग्रुप में से कोई लैंग्वेज उठा लें। नंबर देखें, इसमें जो सबसे बेनिफिटेड चीज़ है ना वो ये है कि आप कोई लैंग्वेज उठा लें, ठीक है। अब जैसे मैंने पंजाबी ऑप्ट किया, पंजाबी, इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं बलोची में। अगर कोई बलोच है तो वो तो लाजमी उठाए, उसको अगर लिखना आती है। लैंग्वेजेस तब उठाएं जब आपको लिखना आती है। ऐसा ना सोचें कि आपको बहुत अच्छी बोलने आती है तो आप जो है ना लैंग्वेजेस उठा के बैठ जाएं। आपको एटलीस्ट कुछ लिखना आता हो और उर्दू में एटलीस्ट लिखना होता हो। जैसे अब पंजाबी है, पंजाबी में 80% उर्दू ही है, सिर्फ 20% पंजाबी है, ठीक है को ए कह देते हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ 5-6 वर्ड हैं या कुछ वर्ड्स हैं, या प्रिपरेशन करे बंदा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करे तो वो हो जाता है, ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे लैंग्वेजेस में पंजाबी ऑप्ट करनी चाहिए आपको अगर पंजाबी हैं। सिंधी ऑप्ट करनी चाहिए अगर सिंधी हैं। पश्तो है तो बहुत ज़्यादा, किसी को लिखने आती है तो पश्तो तो बहुत मुश्किल है। बलोची भी वैसे बहुत मुश्किल है। तो अरेबिक की तरफ उस तरफ जाएं अगर आपका बैकग्राउंड है। तो बाकी लैंग्वेजेस में सारे नंबर देते हैं, बहुत अच्छे नंबर आते हैं लोगों के इसमें से। और ये वो ग्रुप है जिसमें आपको नंबर मिलते हैं ही मिलते हैं लाजमी, कभी हिट भी नहीं हुए ये वो इस तरह की चीज़ें। और अदरवाइज अगर किसी का बैकग्राउंड हो तो वो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की तरफ जा सकता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं तो वो ना ही उठाएं तो बेहतर है। अगर बैकग्राउंड है, अगर आपको बैचलर्स में की, आपको साइकोलॉजी में की है या जियोलॉजी में की है या जियोग्राफी में या सोशियोलॉजी में, तो एंथ्रोपोलॉजी में, तो फिर आप उसकी तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो मेरे सब्जेक्ट्स यही थे, मैं आपको अपने भी साथ बताता गया हूँ। मार्क्स का भी मैंने बता दिए, लैंग्वेजेस हाई स्कोरिंग है, ठीक है। और बाकी जो ऊपर सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक ग्रुप में जेंडर स्टडीज़ है, लोग ज़्यादा रखते हैं, क्रिमिनोलॉजी बहुत ज़्यादा लोग रखते हैं, ठीक है। ये मैंने सब्जेक्ट बताया है। अगर हिस्ट्रीज़ में देखें तो यूरोपियन हिस्ट्री कम लोग रखते हैं, लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री स्कोरिंग है, यूएसए वाली हिस्ट्री स्कोरिंग नहीं है। स्कोर वैसे आ जाता है यूएस हिस्ट्री में भी, अच्छा स्कोर आया लोगों का, लेकिन उसमें अब ये डर है कि हिट हो सकता है क्योंकि एक दो दफ़ा हो चुका है वो। और उसके अलावा जो है वो पहले जो जो दो ग्रुप हैं वो तो लाजमी, उनमें से आपको एक एक सब्जेक्ट तो लाजमी उठाना पड़ता है हर बंदे को, ठीक है। तो ये था मेरा छोटा सा जो है ना वो जो है ना वो लेक्चर इस पे सब्जेक्ट सिलेक्शन पे। होप ये आपको हेल्प करे, आपके जो भी जो है ना मकासद हैं उसमें। मतलब आप अगर सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पता होना लाजमी था, इसलिए मैंने, यार इसके लिए लोग जो है ना वो एकेडमीज ज्वाइन करते हैं, 70,000 80,000 भरते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फ्रीली बता रहा हूँ ये चीज़, घर बैठे आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा आपको फ्री में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको इसकी तरफ, हाँ एक चीज़ मैं दोबारा आखिर में बता दूँ, वो ये है कि यार खुद घर बैठ के पढ़ें और एकेडमियों को ज्वाइन ना करें। देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हालांकि मैं मेरे से गलती हुई है ना, ये मैं गया था एकेडमी और यकीन माने पैसे ज़ाया हुए, टाइम ज़ाया हुआ। उससे अच्छा ये है कि आप खुद पढ़ें घर पे। घर पे पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि आपका सबसे जो प्रोडक्टिव टाइम होगा उसमें आप 4 से 5 घंटे 6 घंटे पढ़ेंगे, फिर उसमें रिटन भी काम करना होता है। आप जब एकेडमी जाते हैं आपके 4-5 घंटे, जो 6 घंटे तो लाजमी ज़ाया हो जाते हैं। फिर घर पे आप तैयार होकर जाएँ वापस आएँ तो वो सफ़र वगैरह वाली बात अलहदा। इसीलिए आप एकेडमीज़ तब ज्वाइन करें जब आपको इवैल्यूएशन करानी हो। मतलब ये कि आप किसी टीचर को ढूंढ लें, किसी किसी ऐसे को उसके, या किसी से भी इवैल्यूएशन करा लें ऐसे वगैरह की या प्रेसी वगैरह की, बहुत ज़्यादा है वो है मुश्किल हैं तो उसमें ये तो कि इवैल्यूएशन कराना लाजमी है, ये मैं कहता हूँ। बट ये है कि यार सिंपल सी बात है, एकेडमी आप जाते हैं तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको पहले एक हफ्ते रिस्पेक्ट देते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं कौन आया है एकेडमी में। तो तब भी आपको खुद ही जाके वो फिर एक हफ्ते के बाद आपको खुद पता चलता है यार उससे अच्छा तो था वो खुद ही वैल्यूएशन कर लेता घर बैठ के और खुद ही पढ़ लेता, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा अकेडमीज़ में ज्वाइन करें। और बाकी ये है कि इनके ऑनलाइन सेशन है यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मटेरियल, उसको पढ़ें और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो अल्लाह हाफ़िज़।